जय हिंद दोस्तों। एसएससी एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमें पता है कि कुछ दिनों से आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पा रहे होगी, इसके लिए हम तहे दिल से जो है माफी मांगते हैं। वह कुछ कारण हो गया था, लेकिन आज से आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगा। तो हमें पता है कि कल बोर्ड पेपर में हिंदी का जो प्रश्न पत्र है उसका पेपर है, जो कक्षा 10 तथा कक्षा 12 के लिए होगा। तो आज उसी के क्रम में हमारा 10 नंबर सिक्योर करने के लिए जो टॉपिक आया है वह है गद्य साहित्य का इतिहास तथा पद्य साहित्य के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, दिया गया है रीतिकाल की विशेषताएं, प्रयोगवादी की विशेषताएं, अर्थात ये सब है क्या। तो हमारी जो काव्य धारा होती है, जो हमारे काव्य विधा होते हैं, जैसे आप नाटक पढ़ते हैं, जैसे आप जो उपन्यास पढ़ते हैं, जैसे आप रिपोर्टाज पढ़ते हैं, उसी प्रकार से हमारी कुछ विशेषताएं होती है, जिसमें रीतिकाल है, आपने पढ़ा होगा, प्रयोगवादी है, जबकि तीसरा क्या प्रगतिवाद है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे जो प्रीतिकाल है उसकी विशेषताएं। तो हम देखते हैं कि इसके लेखक का नाम पूछ लिया जाता है तथा इसके एक से दो विशेषताएं पूछ लिया जाता है। हमेशा पूछे जाने वाला प्रश्न है, जो कि 1 नंबर से 2 नंबर में पूछा जाता है। यदि हम अपने पहले प्रश्न की बात करें, तो जैसा कि दिया गया है कि रीतिकाल की विशेषताएं लिखिए। तो जो रीतिकाल है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो यदि हम बात करें कि जो रीतिकाल की विशेषताएं हैं, उसमें पहला है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। अर्थात रीतकाल के जो कवि हुआ करते थे या जो लेखक हुआ करते थे, वे सब क्या करते थे, आश्रयदाताओं की विशेषता करते थे। यदि हम कहें, एक कहावत होती है, जिसका खाएंगे उसी का बजाएंगे। अर्थात आप हमें जो है आश्रय दे रहे हैं, आप हमें जो है भोजन दे रहे हैं, तो हम आप ही की विशेषता करेंगे ना, आपका ही बखान करेंगे। उसी प्रकार से जो दूसरा पॉइंट होता है वह था श्रृंगार रस की प्रधानता। अर्थात रीतकाल के जितने भी कवि थे वे सब क्या थे, प्रेम वाले थे। सब प्रेम के बारे में बताते थे, सब श्रृंगार रस के ऊपर क्या करते थे, अपनी सभी रचनाओं को करते थे। लेकिन रीतिकाल में ही वीर रस की क्या हुई, कविताओं को लिखा जाता था। लेकिन जो मुख्य रस होता था वह क्या होता था, उनकी कविताओं में श्रृंगार रस होता था। इस श्रृंगार रस के अंतर्गत राजा तथा रानी के प्रेम का वर्णन किया जाता था। ठीक है। यदि हम बात करें कि रीतिकाल के प्रकार या रीतिकाल कितने कितने भागों में बांटा गया है, तो रीतिकाल कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। जैसा पहला होता है रीत सिद्ध काल, दूसरा होता है रीतबद्ध काल और तीसरा होता है रीत मुक्ति काल। हमेशा जो है पूछ लिया जाएगा कि रीत सिद्ध के कवियों के नाम बताइए, रीतबद्ध के कवियों के लेखकों के नाम बताइए। तो यदि हम बात करें तो जो रीत सिद्धि होता है, इसके प्रमुख कवि कौन थे, बिहारी लाल। हमें पता है कि जो बिहारी लाल थे वे रीत काल में किसके अंतर्गत आते थे, रीत सिद्ध के अंतर्गत आते थे। हमें पता है इनका जन्म सन 1603 ईस्वी और जो इनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई थी। यदि हम इनके जीवन परिचय के बारे में बात कर लें, तो एक कोटेशन बहुत फेमस है कि सन 1603 ईस्वी निकट ग्वालियर बसुआ ग्राम सतिक शिरोमण सुख बिहारी जन्मे केसो के शुभधाम। पिता संग ले गए ओरछा, आयु थी जब 28 साल, बीता था यौवन मथुरा में, यह थी उनकी प्रिय ससुराल। जो कि इनका जो है पूछ लिया जाता है कभी कभी कि जीवन परिचय बताइए बिहारी लाल का। तो छोटे पॉइंट में आप कोटेशन से याद कर सकते हैं। इनका जन्म 1603 ईस्वी में हुआ था, इनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई थे। इनके पिता क्या 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 नाम था, केशवदास नाम था। तथा ये 8 वर्षीय वय में क्या हुए, ओरछा चले गए थे। तथा इनकी अधिकांश जवानी या अधिकांश जीवन कहाँ बीता, इनकी ससुराल में बीता, जो कि मथुरा में थे। यदि हम दूसरे पॉइंट की बात करें, तो रीतिबद्ध जो होता है, रीतिबद्ध के अंदर 2 प्रमुख लेखक आते हैं या 2 प्रमुख कवि आते हैं, जिसमें थे केशवदास तथा मतिराम। अब हमें पता है कि केशवदास को हम कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं, क्योंकि इनकी रचनाएं इतनी कठिन हुआ करते हैं कि इन्हें पढ़ने में क्या होता है, बहुत ज्यादा ही समय लगता है, बहुत ही ज्यादा गहनता से उसे समझना पड़ता है। यदि हम बात करें तीसरे की, तो हमारा जो तीसरा था रीत मुक्त था। इसके प्रमुख तो कब क्या कौन कौन थे घनानंद थे, और दूसरा कौन था, बोध। हम अपने दूसरे प्रश्न की बात करें, तो दूसरा दिया गया है प्रयोगवादी काव्य धारा की विशेषताएं बताइए। आप यही देखेंगे जो तीसरे नंबर का प्रश्न है वह है प्रगतिवादी या प्रगतिवाद। तो यहीं पर हमेशा क्या होता है, हमसे गलतियां हो जाती हैं। यदि हमसे प्रयोगवादी पूछा जाता है तो हम प्रगतिवादी के बारे में लिख देते हैं, यदि हमसे प्रगतिवादी पूछा जाता है तो हम प्रयोगवादी के बारे में लिख देते हैं। तो यदि हम इनके गुण के बारे में बात करें, तो जो पहली विशेषता थी कि जो प्रयोगवाद के काव्यधारा थी, उसके समय के कवि तथा लेखक थे,
वे सब रूढ़ियों के प्रति क्या करते थे, विद्रोह करते थे। अर्थात समाज में जो बुराइयां थी, जो रूढ़बद्धता बनी हुई थी, उसके विद्रोह में क्या करते थे, अपनी कविताओं तथा अपनी कहानियों को लिखते थे। जैसे रूढ़वादिता की बात करें तो हमें पता है कि समाज में विभिन्न प्रकार की क्या है, बुराइयां बन जाती हैं कि यह काम केवल लड़की करेगी, लड़के नहीं कर सकते, कि यह काम केवल लड़के करेंगे, लड़कियां नहीं कर सकती। तो ये सब क्या होता है, समाज की रूढ़वादिता होती है, रूढ़ियां होती हैं, जिसके विद्रोह में सबसे पहले किसने आवाज उठाई, प्रयोगवादी काव्य धारा की कवि तथा लेखकों ने क्या की, अपनी आवाज उठाई। यदि हम दूसरे विशेषता की बात करें तो जो प्रयोगवादी काव्य के कवि थे वे क्या थे, बौद्धिकता की प्रधानता करते थे। अर्थात जो प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि थे वे सब किस पर ध्यान देते थे, बौद्धिकता को प्रधानता देते थे। अर्थात किसी भी वस्तु की थिंकिंग जितनी अच्छी की जाती थी, उसके बारे में जितना सोच समझ के लिखा जाता था, वह क्या थी, उसकी बौद्धिकता की प्रधानता थी। अब प्रयोगवादी काव्य धारा के अंतर्गत दो प्रमुख लेखक हैं। पहले कौन थे, अज्ञेय, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी, और दूसरे कौन है, रामविलास शर्मा। यदि हम अज्ञेय जी की बात करें तो इनकी एक प्रमुख रचना है आंगन के पार द्वार, और दूसरा जो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है वह पूछा जाता है तार सप्ताह का जो है आयोजन किसके द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा, अज्ञेय जी के द्वारा किया गया। और तार सप्ताह कितने आए, 3 तार सप्ताह का है, पहला तार सप्ताह, दूसरा तार सप्ताह तथा तीसरा तार सप्ताह। कभी कभी सन पूछ लिया जाता है कि पहला तार सप्ताह कब आया, तो कब आया, 1943 में, जबकि दूसरा कब आया, 1951 में, और तीसरा कब आया, 1959 में। इस प्रकार से 3 तार सप्ताह और इन जो दिए गए सन है, इस सन में क्या हुआ, उसका प्रकाशन हुआ। अब हम आगे अपने प्रश्न के तीसरे नंबर की बात करें तो दिया है प्रगतिवाद की विशेषताएं, किसकी, प्रगतिवाद की। जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं कि क्या हो रही है, प्रगति हो रही है। अर्थात जो लेखन की प्रक्रिया है या जो समाज में जो है बुराइयां होती थी या समाज में जितनी बौद्धिकता होती है उसमें क्या हो रही है, प्रगति हो रही है। सोचने की थिंकिंग, आगे आगे बढ़ने की प्रक्रिया क्या है, संपन्न हो रही है। तो यदि हम बात करें प्रगतिवाद की विशेषता की तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पहला होता है कि नारी शोषण के प्रति मुक्त की आवाज। अर्थात जो प्रगतिवाद के कवि थे वे नारी शोषण को क्या करते थे, निंदनीय मानते थे। अपनी कविताओं में, अपने लेखकों में नारी शोषण की क्या करते थे, बुराई करते थे। अर्थात उनका कहना था कि नारी शोषण नहीं होना चाहिए। और जो दूसरी बात थी वह थी ईश्वर के प्रति अनास्था। अर्थात जो प्रयोगवाद था वह किसकी तरफ आकर्षित हुआ, आस्था की तरफ नहीं बल्कि अनास्था की तरफ, अर्थात नास्तिक होने लगे। क्योंकि यह यहाँ से क्या हुआ, वैज्ञानिक युग का क्या होता है, आरंभ होता है। ठीक है, धार्मिक से सभी लोग किस पर शिफ्ट होते हैं, वैज्ञानिक की तरफ शिफ्ट होते हैं। इस प्रकार से प्रयोगवादी की प्रमुख दो विशेषताएं हैं कि नारी शोषण के प्रति मुक्त की आवाज एवं ईश्वर के प्रति अनास्था। यदि हम प्रगतिवाद के दो लेखकों की बात करें तो पहला कौन है, नागार्जुन जी हैं, और दूसरा कौन है, केदारनाथ है। आप नाम याद करिए चलिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि प्रगतिवाद के दो लेखकों के नाम लिखिए, दो कवियों के नाम लिखिए, तो नागार्जुन तथा केदारनाथ। यदि हम अपने चौथे प्रश्न की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं कि नई कविता की विशेषताएं, नई कविता की विशेषताएं। अर्थात आधुनिक समय में जो कविताएं लिखी जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, नई कविता के नाम से जानते थे। जिसमें से पहला नई कविता की जो है विशेषता थी कि प्रयोगों में नवीनता। अर्थात नए नए विचारों पर, नए नए जो है भागों पर क्या होती थी, कविताएं लिखे जाते थे। अर्थात समाज में जो नई प्रक्रियाएं विकसित होती थी कुरीतियों को दूर करने के लिए, उस पर क्या होती थी, अपनी कविताओं को लिखा जाता था। और सबसे प्रमुख बात जो होती थी नई कविता में व्यंग प्रधान रचना। अर्थात जो समाज की कुरीतियां थी उनके ऊपर क्या किया जाता था, व्यंग्यात्मक व्यवहार किया जाता था, जिससे वह कुरीति धीरे धीरे क्या हो, खत्म हो जाए। यदि हम बात करें नई कविता की दो लेखकों की तो पहले कौन थे, धर्मवीर भारती, तथा दूसरे कौन थे, रघुवीर सहाय। अब हमें पता है कि जो धर्मवीर भारती थे इनकी सबसे प्रमुख रचना है सूरज का सातवां घोड़ा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। तथा यदि हम आज के अपने सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम प्रश्न की बात करें तो छायावादी युग की विशेषताएं। छायावादी युग की विशेषताएं, तो हमें पता है कि जो छायावादी युग था उसमें प्रकृति में मानवोकरण का क्या था, आरोप था। अर्थात प्रकृति से ज्यादा किसको महत्व दिया जाने लगा,
मानव को महत्व दिया जाने लगा, या उन मानव की क्रियाओं को क्या करने दिया जाने लगा, महत्व दिया जाने लगा। और दूसरा था रहस्यमय चिंतन की प्रधानता, अर्थात छायावाद में रहस्यमय चिंतन पर ज्यादा जोर दिया गया। अब इस प्रश्न को हमने अति महत्वपूर्ण क्यों कहा, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि छायावादी युग के 4 स्तंभों के नाम बताइए, अर्थात 4 प्रमुख लेखकों के नाम बताइए। तो हमें पता है कि जो सबसे पहले आते हैं, ठीक है, छायावादी युग के 4 स्तंभ में महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और चौथे कौन है, सुमित्रानंदन पंत। कभी कभी इसके लिए सब ट्रिक बनाते हैं, वर्मा, प्रसाद, निराला, पंत, अर्थात 4 जो है 4 स्तंभ थे, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा का सॉरी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और जो चौथे थे सुविंदानंदन पंत थे, अर्थात वर्मा, प्रसाद, निराला, पंत। ठीक है। यदि हम बात करें जो महादेवी वर्मा थी, इनकी 2 रचनाओं के बारे में, तो इनकी रचनाएं थी यामा तथा निर्जा। अब हमें पता है कि यामा के ऊपर महादेवी वर्मा को 1200 रुपए का सक्सेरिया पुरस्कार मिला था। यदि हम जयशंकर की रचनाओं के बारे में बात करें, तो इनकी प्रमुख रचना तितली थी, और क्या थी, कमानी थी, कंकाल भी क्या थी, इनकी एक प्रमुख रचना थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं में एक है कुकुरमुत्ता, दूसरा है अनामिका। अब जिसका नाम अनामिका होगा उसे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और सबसे लास्ट में जो है सुमिंदानंदन पंत जी, यदि हम इनकी रचनाओं की बात करें तो पहली थी बीड़ा तथा दूसरी क्या है, गुंजन। इस प्रकार से हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या होता है, खत्म होते हैं, जो आपको कम से कम 10 नंबर श्योर करा के जाएंगे। हाँ, यदि हम बात करें तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि निराला का पूरा नाम बताइए, निराला का पूरा नाम बताइए, तो हमें पता है इनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला था। और कभी कभी पूछ लिया जाता है पंत का पूरा नाम लिखिए, तो पंत का पूरा नाम क्या था, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, आप एसएससी एकेडमी से जुड़े रहिए और हमारे साथ अपनी पढ़ाई को और बेहतर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।